सो पीवाईक्यूज के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है, जहां हमने कल सारी की सारी थ्योरी कवर कर ली थी क्लाइमेटोलॉजी की। आज हम कवर करने वाले हैं सारे के सारे पीवाईक्यूज, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। ठीक है, जब हम फर्स्ट पीवाईक्यूज की बात करता हूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो क्या पूछा है। यह पूछा है साइक्लोन के नाम दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट और कौन सी कंट्री में आए थे, और ये है क्या, बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, आपने हमेशा देखे होंगे। यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन हो गया, आरओ का एग्जामिनेशन हो गया, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो गया, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते ही रहते हैं एग्जामिनेशन में। सो हमें क्या करना है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हमें करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली मैं करंट अफेयर कवर करवाऊंगा, उसका बैच भी चल रहा है। ठीक है, सो मैं कवर करवाऊंगा सारे के सारे करंट अफेयर कवर, तो उसमें हम ये चीज़ अलग से देख लेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 2019 का डेटा है। ठीक है, बट यहाँ पर आते हैं तो वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था वर्ल्ड क्लाइमेट वाले जितना भी पार्ट है प्लस बायोम्स वाला जितना पार्ट है, ये सब मैं एक साथ कवर करवा दूंगा एनवायरमेंट वाले सेगमेंट में। एनवायरमेंट के मेजर एक वीडियोस कवर हो चुकी है पहले से ही, उस पर एक शॉर्ट नोट्स बेसिकली प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बट यहाँ पर करंटली एक इन्फॉर्मेशन जो है वो है वर्ल्ड क्लाइमेट हम कवर करेंगे बायोम्स के साथ, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, अच्छे से लिंक्ड है। और इन्हें अगर मैं इंडिविजुअली कवर कराने बैठूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लस जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होती है ना कि वाई, ये जो वाई वाला फैक्टर होता है किसी भी चीज़ में आपको याद रखने के लिए, वो याद नहीं हो पाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, ना आपको ना मुझे। तो बेटर है हम उसे वहीं करें। सो आंसर देख लेते हैं तब भी। वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ अ क्लाइमेट, सो ऑब्वियसली ये कोपेन की स्टेटमेंट है। ठीक है, सो ये तो ईजी है, बट फिर भी हम ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से देखेंगे बाद में बायोम्स वाले पार्ट में, इसी महीने कवर हो जाएगा। एल नीनो डेवलप्स इन, सो एल नीनो वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एल नीनो कहाँ डेवलप होता है या फिर ला नीना कहाँ डेवलप्ड होता है। सो मैंने बताया था ये ITCZ के साथ हम कवर करेंगे। कहाँ पर ITCZ हो गया या एल नीनो ला नीना, मानसून का जितना भी पार्ट हो गया, ये सब कवर कहाँ करने वाले हैं हम, सारे के सारे पार्ट कवर करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, सो अभी करके कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी आगे डेप्थ में कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस क्वेश्चन पे आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स आर एसोसिएटेड विद द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। सो जो ITCZ होता है, ठीक है, या फिर जैसे आपने कल देखा होगा मैंने सर्कल बनाया था, 0 डिग्री लो प्रेशर बेल्ट हो गया, ये हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर बेल्ट, फिर हाई प्रेशर 90 डिग्री वाली हो गई। इस टाइप से ये जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे बेल्ट्स होती हैं, इनको शिफ्ट करने का, ऊपर नीचे करने का जिम्मेदार कौन है। सो अगर हम देखें, सो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द प्रेशर बेल्ट। सो प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग की वजह से कौन से क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है। सो आप देखोगे इक्वेटोरियल हो गया, मेडिटेरेनियन हो गया, मानसून हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन हो गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमें पहला क्या दिख रहा है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट पर ही क्या है, ITCZ, और यहीं पर क्या है, डोल्ड्रम। एंड डोल्ड्रम हमेशा मतलब एटलीस्ट ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 23.5 और ये रहा 23.5। सन यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर भी चले जाए चाहे नीचे भी चले जाए। ठीक है, सन की पोजीशन जो डायरेक्टली सनरेज जहाँ पड़ती हैं वो अगर कहीं पर भी चले जाए, बट इतना शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, मेजर जो शिफ्टिंग होगा वो इसी रीजन में ही होगा, यहाँ पर तो नहीं हो रहा। अगर साउथ में सन है तो यहाँ पर ज़्यादा दूरी होगी, आप देख सकते हो, बट अगर नॉर्थ में सन है तो यहाँ पर ज़्यादा दूरी हो गई। सो जो इक्वेटोरियल वाला है इस पर इतना असर नहीं देखने को मिलता, तो 1 तो हम सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, अब बचा गया मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट या फिर वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट। सो सबसे इजीली हम गैस कर सकते हैं कि मानसून तो हमारा है ही है। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर है भाई, हमें अब 2 में देखना है कि चलो मानसून हो गया हमारा क्लियर, और ये तो हो गया सी वाला, क्योंकि ITCZ की ही शिफ्टिंग से, ठीक है, आपको मानसून क्लाइमेट पे असर देखने को मिलता है। इस पर डेप्थ में बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, सो 2 और 3 इज द आंसर। एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, बाकी याद भी रख सकते हो, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और मानसून क्लाइमेट इज द आंसर। ठीक है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन बोल रहा है असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अनुमान पूछे जाते हैं, खासकर क्लाइमेटोलॉजी से, ज्योग्राफी के पार्ट है वहाँ से पूछे जाते हैं। सो असर्शन बोल रहा है, कथन क्या है कि रेनफॉल अकर्स इन द विंटर सीजन इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ठीक है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में रेनफॉल आती है। ठीक है, अब समर्स में, अब देखो ये क्लाइमेट वाला पार्ट है। ठीक है, मैंने बताया था ये वर्ल्ड क्लाइमेट में हम कवर करने वाले हैं, तो बेटर है हम वही कवर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सिमिलर वे में अगर मैं बात करता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स, तो ये सब हम वर्ल्ड क्लाइमेट में ही कवर करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो मेन फैक्टर विच डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। सो किसी भी एरिया, किसी भी क्लाइमेट एरिया में कहाँ क्लाइमेट कैसा होगा,
तो वो क्या डिफाइन करेगा, क्या वो लैटिट्यूड होगा, क्या वो एल्टीट्यूड होगा, टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी, प्रॉक्सिमिटी तो सी होगी। अब देखो मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। हमने देखा है कि भाई मान लो ये रहा कॉन्टिनेंट और ये रहा समुद्र। मैंने कल बात करी थी इस बारे में, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी बहुत तमीज़ से देख लेना। अगर पास में होगा तो क्या होगा, समुद्र का प्रभाव रहेगा लैंड से, हाँ या ना, हाँ रहेगा। यानी कि टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, है ना, एक मात्रा रहेगी टेम्परेचर की हमेशा मेंटेन। बट बीच में क्या रहेगा टेम्परेचर, क्या इसका मतलब ये है इसको मैं जाके चाहे मैं इक्वेटर पे रख दूं चाहे मैं पोल्स पे रख दूं, क्या सेम इसका प्रभाव रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। पोल्स पे बिल्कुल बर्फ़ जम जाएगी, पानी ही बर्फ़ जम गया भाई, तो क्या ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। एयर मास चेंज हो गया, तो मेजर जो फोकस रहेगा वो ये तो नहीं रह सकता। क्या वेजिटेशन रहेगा, ठीक है। आप सोच के देखो, क्या वेजिटेशन रहेगा, वेजिटेशन मैंने मान लो डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, ठीक है। बट क्या इक्वेटर पे मैं डेजर्ट ला सकता हूँ, नहीं ला सकता। इक्वेटर पे डेजर्ट ला ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कुछ भी कर लूँ। क्यों, मेजर चीज़ तो क्या है, घूम फिर के कहाँ आ रही है, लैटिट्यूड। फिर बात करते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या बोल रहा है कि भाई ऊंचाई पे जाओगे क्या वो फ़र्क पड़ेगा, हाँ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई में भले ही यहाँ पर रेगिस्तान क्यों ना हो, बट जितना ऊंचा जाऊँगा उतना क्या होगा, एक अलग फैक्टर पड़ता रहेगा, ठीक है। अलग वेजिटेशन हमें मिलती रहेंगी, अलग इन्वायरमेंट वाली चीज़ चेंजेस होते रहेंगे। बट क्या वो इतना इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि लैटिट्यूड से हम उससे ज़्यादा बोलते हैं, नहीं बोल सकते। तो मेजर जो है वो लैटिट्यूड है। मैंने चारों को एक्सप्लेन कर दिया, वाई, बिकॉज आपको पता होना चाहिए, अगर लैटिट्यूड नहीं लिखा होता तो आप सबसे पहले इसका आंसर मारते एल्टीट्यूड, ठीक है, इस टाइप से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की बात हो रही है और इसके रीजन से मैचिंग कराना है। ये हम कवर करेंगे वर्ल्ड मैपिंग में, तो हम वहाँ पर कवर कर लेंगे एकेशिया कहाँ है, बाओब कहाँ है, ये सब एपिफाइट्स कहाँ पर हैं, ये सब। ओके, नेक्स्ट वेजिटेशन टाइप, अगेन एक क्वेश्चन आ गया वेजिटेशन टाइप, और 2019 में ये क्वेश्चन है, ये वाला भी 2019 में क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। सो वेजिटेशन के टाइप और रीजन से मैचिंग करवाइए, ठीक है। तो ये सब वर्ल्ड मैपिंग में हम कवर करेंगे, अच्छे से इन डेप्थ कवर करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। फालतू में ऊपर से कवर कर लो तो मज़ा भी नहीं आएगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर एक्सटेंसिव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये भी वर्ल्ड मैपिंग का ही क्वेश्चन है। गंगा बेसिन कहाँ पर है, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है, हुआंगो कहाँ है चाइना में, कॉन्गो बेसिन कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ये सारे आंसर होगा, हम कॉन्गो बेसिन इज द आंसर। बट फिर भी हम जब वर्ल्ड मैपिंग कवर करेंगे तो अच्छे से कवर कर लेंगे। इसका आंसर बेसिकली कॉन्गो बेसिन ही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा बेसिन है, ठीक है, ऐसे इस टाइप का आंसर तो कॉन्गो बेसिन ही है। फिर भी सेल्वा फॉरेस्ट वाले का एक सेकंड क्वेश्चन था ना, ऐसे ही एक क्वेश्चन और था, ये रहा सेल्वा फॉरेस्ट, ठीक है, इसमें भी एवरग्रीन और ये सब आ रहा है, ये सब हम वहीं पर करेंगे, ठीक है। ये BO 2019 का क्वेश्चन वर्ल्ड मैपिंग के टाइम पे कर लेंगे। नाउ एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग 60% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट। नाउ यहाँ पर देखो, अगर हमें नॉलेज नहीं भी है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर अफगानिस्तान में अगर आपसे कहता हूँ इमेजिन करने को, इमेजिन अफगानिस्तान, तो आप क्या इमेजिन करोगे, बीहड़, मतलब बिल्कुल ऐसा सूखा सूखा मैदान, ये तो इमेजिन करोगे, बिल्कुल सूखा, ठीक है, बिल्कुल डेजर्टेड वाली एरियाज आप इमेजिन करोगे, है ना, यही सब इमेजिन कर पाओगे। वहीं मैं बात करता हूँ मालदीव्स में आप इमेजिन क्या करोगे, आइलैंड है भाई, है ना, आइलैंड है, मतलब समुद्र के पास है, समुद्र में है, यानी कि क्या है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, समुद्र का जल ऊपर बढ़ गया, ठीक है, तो बाढ़ आ गई उस वाले एरिया में, या फिर बेसिकली सुनामी आ सकती है, तो ये चीज़ हिट कर सकती है। तो क्या ऐसे कंट्रीज़ कभी भी खुद से ऐसा कोई प्रोविज़न लेके आएंगे अपने संविधान में कि हमें 60% पेड़ लगाने ही लगाने हैं, नहीं लगाने, तो ये तो नहीं करेंगे, ये तो पक्का हो गया। अब क्या नेपाल है या भूटान है, आप यहाँ सोच सकते हो, बट द पॉइंट इज नेपाल में अभी अर्थक्वेक आया था, आपने देखा तो 2014 या 15 में आई थिंक अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था। ऐसे एरिया, ऐसा कंट्री जो एक ऐसे एरिया में बैठा हुआ है, ठीक है, जो बिल्कुल जलते तवे में बैठा हुआ है, कभी भूकंप आ सकता है वहाँ, क्या वो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा या फिर कुछ ऐसा नया स्टेप लेगा कि भाई कुछ उल्टा सीधा डायरेक्शन में स्टेप लेगा? हाँ, मानता हूँ इससे बेसिकली इससे फ़र्क पड़ेगा, लैंडस्लाइड पे फ़र्क पड़ेगा, XYZ चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा, बट क्या अर्थक्वेक जैसी बड़ी त्रासदी पे फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें थोड़ा हल्का सा ना सोचनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ नॉट अबाउट कि एग्जामिनेशन में मान लो हमें नहीं पता कुछ भी,
हमें नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो हम ऐसे मार्क नहीं कर सकते अंधा हो। तो एटलीस्ट हम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए, है ना। एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट ट्रिक, कि मैं आपको ट्रिक बता दूँ, इट इज़ जस्ट अबाउट द थिंकिंग एंड द प्रोसेस। जो आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, खुद सोच रहे हो, कुछ ना कुछ लगा रहे हो अपने दिमाग में, ठीक है। सो हाँ, आपको दिख रहा है कि अफगानिस्तान नहीं हो सकता, मालदीव्स नहीं हो सकता। अब ये 2 चीज़ें बची हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 1/2 आप पहुँच गए। अब या तो आप भूटान लगा दो या नेपाल लगा दो, बट अगर थोड़ा भी आपको पता होगा तो भूटान इज द आंसर, ठीक, ये तो क्लियर है ना। सेल्वा अगेन वर्ल्ड मैपिंग में करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके ना, तो ये एक सेकेंड, ये हम कवर करेंगे एनवायरमेंट वाले पार्ट में, ओके, बायोम्स के साथ। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अगेन विंड और कंट्री का। अब देखो विंड और कंट्री हमने कितनी सारी कवर कर ली थी कल, है ना, कवर करी थी या नहीं करी थी ना। सेम क्वेश्चन आया है विंड और कंट्रीज पे रिलेटेड। अब देखते हैं क्या है। सेंटा आना मैंने बताया था यूएसए का पार्ट है, सो यूएसए में ये कैलिफोर्निया, इजी, ठीक है। सो हबूब कहाँ है, ये बेसिकली मैंने मार्क नहीं करवाया था। हबूब यामो, ये बेसिकली मार्क नहीं करवाया, ये आप लिख लेना, ये नोट कर लेना, ये वाली आपको नोट करनी है, देख लो। हबूब और यामो दोनों आपको नोट करनी है। ये कहाँ पर है, सूडान में, और यामो कहाँ पर है, जापान में, ठीक है, एक सही है। वहीं मिस्ट्रल की बात करते हैं। मिस्ट्रल मैंने आपको बताया था, मिस्त्री जी कहाँ पर हैं, मिस्ट्रेस कहाँ पर हैं, तो फ्रांस, मैंने आपको याद करवाया था कल, याद आ गया आपको, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सो नॉट करेक्ट इज फ्रांस। देखो अच्छा, एक और बात, जब भी क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनेशन में आता है कि नॉट करेक्ट, सबसे पहले भाई पेन उठाओ, ठीक, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला, अंडरलाइन कर दो, सबसे पहले अंडरलाइन कर दो। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप अंडरलाइन करो, जिससे कि क्या होता है कि क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, एंड सिली मिस्टेक नहीं होंगी तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एग्जामिनेशन में स्केल करने के लिए। नाउ यहाँ पर बात करते हैं नेम ऑफ द लोकल विंड, अगेन रिलेटेड टू कंट्रीज, और पूछा क्या है, अगेन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, नॉट करेक्ट, आप पहले ही मार्क कर लो, नॉट करेक्ट। सो सिरोको हो गया फ्रांस, बोरा हो गया इटली, ब्लिजर्ड हो गया कनाडा। अब मुझे ये नहीं पता, बट क्या मैंने आपको ये मार्क नहीं कराया था, सिरोको हो गया, गिबली हो गया, है ना, ये सब मैंने आपको मार्क नहीं करवाए थे, जो ब्लड रेन से रिलेटेड है ना, लाल लाल मार्क भी कराए नोट्स में, ठीक है। सो वो आपको याद रखना है, सिरोको इज इन बेसिकली अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया, ये आपको ध्यान देना है। अब क्या बोरा इटली में है, सो बोरा के लिए मैंने आपको मार्क करवाया था एड्रियाटिक सी, नोट्स में देखना एड्रियाटिक सी ही होगा। अब एड्रियाटिक सी कहाँ पर है ये आपको देखना है। एड्रियाटिक सी की बात करते हैं, जैसे इटली है, मैं वर्ल्ड मैप बना के देखता हूँ, ठीक है। ये देखो अपना पूरा अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, ये यूरोप वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो पार्ट है ये अपना क्या हो गया, इटली हो गया, इटली में ये जो पार्ट हो गया ना, ये वाली जो सी है मेडिटेरेनियन सी के अंदर आती है, इसी को बोलते हैं एड्रियाटिक सी। हम बहुत सारी सीज के नाम याद करेंगे क्योंकि यहाँ से एक क्रोनोलॉजी बन सकती है, यहाँ पर कुछ लेक्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी बन सकती है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं, है ना। सो ये सब हम कवर करेंगे वर्ल्ड मैपिंग में, ओके। सो इसकी लोड मत लो आप नाउ, ओके। सो यहाँ पर देख सकते हैं बोरा इटली का ही पार्ट है क्योंकि एड्रियाटिक सी इटली से रिलेटेड है, सो इससे हो गया। ब्लिजर्ड कनाडा यूएसए मैंने मार्क करवाया था। सो आपको जो याद रखना है विच ऑफ द नॉट करेक्ट, सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, दैट इज सिरोको, फ्रांस में नहीं है, सिरोको कहाँ है, अल्जीरिया में। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन भी आ गया लोकल विंड से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब फेवरेट टॉपिक है, यानी कि लोकल विंड्स आपको सारी याद होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन जो मैंने अभी तक देखा है जो लोकल विंड्स पे नहीं पूछा गया है, वो उस क्वेश्चन का पैटर्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड है, लोकल विंड के नाम दे रखे हैं और टाइप ऑफ लोकल विंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेविश क्या है, कोल्ड है या वार्म है, इस टाइप के क्वेश्चन। ब्रिकफिल्डर क्या है, कोल्ड विंड है या वार्म विंड है। ब्लैक रोरल क्या है, कोल्ड है या वार्म है। शामल क्या है, कोल्ड है या वार्म है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, एंड अभी तक नहीं पूछे गए, इसका मतलब ये नहीं है कि पूछे नहीं जा सकते। अगेन यहाँ पर अगर बात करते हैं, लेविश क्या है, लेविश स्पेन की है, मैंने मार्क करवाया था। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया की है। ब्लैक रोलर जो है मैंने मार्क नहीं करवाया था, आपको याद रखना है ये नॉर्थ अमेरिका की ही है। वहीं शामल ये भी शायद मार्क है मेरे ख्याल से, ये आपको याद रखना है इराक की है। तो आंसर जो रॉन्ग हो जाएगा वो है डी आंसर, हमेशा पूछा गया है नॉट करेक्ट, आपको मार्क करना है पहले नॉट करेक्ट। एक और बात जो ध्यान रखनी है, एक मुझे याद आई है अभी जस्ट, आपको याद रखना है 20 जापान का है, ठीक है। जापान की जो वो है 22 याद रखना, 20 लो, 20 बोल लो, 22 बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो,
जापान, जापान में 20 रुपये का नोट चलता है भाई, याद रखना, जापान में 20 रुपये का नोट चलता है। जापान में क्या चलता है? 20 रुपये का नोट। जापान में 20 रुपये का नोट चलता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अगेन मैपिंग से रिलेटेड मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। सो फ़ोन कहाँ चलेगी, मिस्त्रल कहाँ चलेगी, खमसन कहाँ चलेगी, इस टाइप के क्वेश्चन है। बोरा कहाँ चलेगी, ठीक है। सो बोरा की बात करते हैं। बोरा मैंने आपको बताया था, बोरा कहाँ चलेगी? इटली में चलेगी। और अगर आपने मैपिंग थोड़ी भी करी है तो पोलैंड है, पोलैंड के नीचे ये सब हंगरी वंगरी ये सब आ गए, है ना, चेक रिपब्लिक भी आ गया पोलैंड के आसपास, उसके नीचे जाके कहीं ना कहीं इटली मिलेगा आपको। सो इटली काफ़ी दूर है पोलैंड से। सो यहाँ पर आपको बोरा में पोलैंड तो नहीं मिलेगा। बोरा इज द आंसर यहाँ पर पूछा है, अगेन नॉट करेक्ट पूछा है। यानी कि अगर आप कह सकते हो कि यहाँ पर मैचिंग में क्वेश्चन आता है, देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पर क्या पूछेगा? नॉट करेक्ट ही पूछेगा, ओके। प्लस मिस्रल आपको याद रखना है, रहीन रिवर से रिलेटेड। और मिस्रल के लिए फ्रांस याद रखना था, हमने फ्रांस रखा था ना याद, फ्रांस मिस्रल के लिए अभी जस्ट ऊपर देखा। सो फ्रांस के पास से ही निकलती है रहीन वैली, तो आपको याद रखना पड़ेगा ईजिली। फिर खमसिन से रिलेटेड इजिप्ट हो गया, ठीक है। और मैंने आपको एक बात पहले बताई भी थी कि कोई भी वो है लोकल विंड, ठीक है। अब मान लो ये रहा सी, जैसे ये सी बना हुआ है, ये रहा क्लब CL। अब कोई विंड यहाँ पर ऐसे जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा ही पता लग गया L वाली कंट्री की बाउंड्री है तो यहाँ नहीं जाऊँगी, मना कर दूँगी, मेरा मन है मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा नहीं होता, है ना। जोग्राफिकल कंसेप्ट अलग हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज अलग हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही चलता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है पोलैंड अलग है और इटली अलग है तो ऐसा चल जाएगा, ऐसा भी नहीं चल सकता, ठीक है। मिस्रल की बात करते हैं तो रहीन वैली हो गया, ठीक है। खमसिन हो गया इजिप्ट में, ठीक है। खमसिन के अलावा हमने जस्ट ऊपर देखा शामल कहाँ है? इराक में, ठीक है। डन। नेक्स्ट, एयर प्रेशर लोएस्ट कहाँ पर होता है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सो एयर प्रेशर कहाँ पर लोएस्ट होता है? समर सीजन में। ये तो ईजी है, हमने जस्ट देखा था, PV = nRT। इस टाइप से अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर के हिसाब से भी प्रेशर एक कंडीशन बनती है, गैसेस लॉ में आता है। बट अगर मैं आपको देखता हूँ कि जो जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, ये हमने कल कवर भी किया था बेसिकली काफ़ी डेप्थ में, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर गैस लॉ की बात नहीं करता हूँ, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर के हिसाब से बात करता हूँ। जैसे टेम्परेचर है, इसको मैं हीट करूँ, ये एक एयर मास है, इसमें टेम्परेचर भी मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इसे हीट करूँगा तो क्या होगा? ये एक्सपेंड करेगा, ब्राउनियन मोशन तो आपको याद होगा, ठीक है। आई एम सॉरी, ये नागिन वाले वो चल रहे हैं मेरे यहाँ, थोड़ा ट्रक व्रक, सॉरी अगर साउंड आ रही हो। तो क्या होगा? एक्सपेंड होगा, यानी कि क्या होगा? इसका प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। सो प्रेशर कम होगा कहाँ पर? समर सीजन में, ईजिली याद रख सकते हो आप। और कुछ भी होता है या कुछ भी नहीं होता, आपको ईजिली ये दो तो एलिमिनेट कर देने थे। आपको कुछ भी पता होता है या नहीं होता, क्योंकि कुछ भी देखोगे, कहीं भी देखोगे, आपको पता होगा स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन विंटर और समर के बीच में ही आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और सबसे एक्सट्रीम जब लोएस्ट पूछ रहा है, यानी कि एक्सट्रीम पूछ रहा है, एक्सट्रीम कहाँ पर होगा? या तो विंटर में होगा या समर में होगा, ईजिली ऐसे भी एलिमिनेट किया जा सकता था ये ऑप्शन। सो समर इज द आंसर, ठीक है। नाउ, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रिक्वेंसी एंड सिवियरिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अभी जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? क्या साइक्लोन्स पर पड़ेगा, क्या हरिकेन्स पर पड़ेगा, क्या स्टॉर्म्स पर पड़ेगा, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, क्या साइक्लोन पर पड़ेगा तो हरिकेन मना कर देगा कि नहीं यार भाई तुम्हारे यहाँ तो नहीं हो पाएगा, या फिर स्टॉर्म्स पे मना कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता ना, ये ऑल ऑफ दी अबव ही आंसर है इसमें, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। बट जो आपको बेसिक समझने वाली भी चीज़ है, जो मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में पूछता ऑल ऑफ दी अबव की जगह मान लो ये 4 ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो साइक्लोन्स और दूसरा ऑप्शन दे रखा है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब पूछ रहा है किस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि किससे प्रभाव पड़ रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन से प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट पर एज ए ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, बढ़ रही है। एंड क्लाइमेट से फर्क पड़ रहा है साइक्लोन्स पर। सो किससे पड़ रहा है वो है डिफॉरेस्टेशन, और किस पर पड़ रहा है वो है साइक्लोन। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो गलती हो जाती है और लेने के देना पड़ जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज मेजर द डैमेज ऑफ हरिकेन। ये मैंने आपको कल ही करवा दिया था। साफिर सिम्पसन होता है बेसिकली हरिकेन के लिए, फुजीता स्केल होता है बेसिकली टॉर्नेडो के लिए, मर्कली स्केल होता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के लिए।
और रिक्टर स्केल किसके लिए होता है? जो अर्थक्वेक में एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को मापने के लिए होता है इसका यूज़। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन का नाम दे रखा है और कंट्री पूछ रखी है। अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको करवा ही रखा था, टाइफू कहाँ पर है, जापान में है, विली विली कहाँ पर है। ये मैं चाहूँगा ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो। ये तो डायरेक्टली मैंने करवा रखा है नोट्स में मैचिंग के साथ, ठीक है। इसका आंसर ज़रा नोट उसमें देखे जाना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इट्स योर ड्यूटी। 1 सेकंड दे रहा हूँ, देख लो एक बार। 1 2 3, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द एल्बिडो। अब एल्बिडो का पूरा कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से देख लिया। एल्बिडो कब से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, इस टाइप से। सो एल्बिडो है क्या? अर्थ पर सन रेज पड़ी, वो रिफ्लेक्ट हो गई, यही तो है एल्बिडो। सो रिफ्लेक्टिंग पावर इज एल्बिडो। ओके, नाउ arrange the following atmospheric zones in the terms of distance from the Earth's surface in increasing order and select the correct answer from the codes given below. Thermosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere. क्या ये बताने की ज़रूरत है? क्या ये बताने की ज़रूरत है कि सबसे नीचे क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर होगा, उससे ऊपर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर होगा, ठीक है। उससे ऊपर क्या होगा? मीजोस्फेयर होगा, उससे ऊपर जो भी होगा वो क्या होगा? थर्मोस्फेयर होगा। क्या ये बताने की ज़रूरत है? सेम इजीली आप कर लोगे। क्या इसका आंसर होगा? 1 2 1 सेकेंड, 1 थर्मो है तो 1 नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, पहला नहीं हो सकता। फिर ट्रोपोस्फेयर कहाँ है? मतलब इन दो में से कुछ होगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, ये रहा आंसर। ओके, नाउ इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेयर। अब ये भी इजी सिंपल ट्रोपोस्फेयर क्वेश्चन पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन हम गलत नहीं कर सकते। आरओ में पूछा गया, उससे पहले कहाँ पूछा गया? यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया। तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे के क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो, है ना, इस टाइप से मान सकते हो। नाउ देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन, मैंने आपको करवा रखा था। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब क्या है? नॉन परमानेंट गैसेज हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फ्रेंस और आइसोथर्मल मैप्स। ये जब जो भी करूँगा ना, ये हम करेंगे बाद में, आराम से कवर करेंगे, ठीक है। आइसोथर्मल मैप, ये सब जितने भी वर्ल्ड क्लाइमेट वाला पार्ट होगा उसमें आराम से कवर करवा देंगे। थोड़ा बहुत क्लाइमेट का पार्ट बचा है, वो है वर्ल्ड क्लाइमेट, और उसी में कवर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। नाउ विंड पैटर्न्स के क्वेश्चन आया। विंड पैटर्न आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया था, ठीक है। होता क्या है, अर्थ जो है, अर्थ इस तरीके से घूम रहा है। बेसिकली अर्थ जो घूम रहा है वो अलग घूम रहा है, ठीक। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो इस तरीके से हो रहा है, बट हमको इस रोटेशन की वजह से जो प्रभाव पड़ता है वो इस तरीके से पड़ता है, ठीक है। तो आपने देखा था जो नॉर्दर्न पोर्शन में विंड आ रही है वो क्या होगी? इस डायरेक्शन में मूव करेगी। सदर्न वाली जो आएगी वो भी लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगी, है ना। एंड ये ऊपर से देखोगे, मैं यहाँ से अगर देखूंगा नीचे की तरफ तो ये दिखेगा मुझे राइट पोर्शन, और यहाँ से देखूंगा ऊपर की तरफ तो ये दिखेगा मुझे लेफ्ट पोर्शन। क्लियर है? तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से सदर्न पोर्शन में जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो अपने लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, और कोरियोलिस फोर्स की ही वजह से नदन में होगा जो होगा राइट डायरेक्शन में होगा। ये आप बना के देख सकते हो, है ना। अरे कुछ नहीं करना, गोला लिया, काटा बीच में से, ऊपर से नीचे लाए, लेफ्ट में घुमा दिया, ऊपर से नीचे लाए, लेफ्ट में घुमा दिया। नीचे से देख रहा हो यानी कि क्या है, आपका लेफ्ट कहाँ पर होगा? लेफ्ट में होगा। ऊपर से देखोगे, उल्टा देखोगे, यानी कि यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो राइट में नॉर्थ में और साउथ में लेफ्ट में घूम रहा है, ठीक है। क्लियर, याद हो गया। सो विंड पैटर्न पूछ रहा है क्लॉकवाइज और नॉट क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज कैसा होता है? घड़ी जैसे घूमती है। घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी ऐसे घूमती है ना। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है। सो अगर मैं नॉर्थ वाला देखूँ, नॉर्थ वाला कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। यानी कि अगर नॉर्थ वाला मैं अगर पूरा बनाना चाहूँ तो नॉर्थ वाला इस तरीके से घूम रहा है, साउथ वाला इस तरीके से घूम रहा है। नॉर्थ वाला कैसे घूमेगा? यही तो बनेगा। साउथ वाले के पूरा अगर बनाऊँ तो इस तरीके से बनेगा। सो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया? नॉट, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब क्या कह रहा है? विंड पैटर्न आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न। क्या नॉर्थ में क्लॉकवाइज है? हाँ है, सही है। तो असर्शन क्या है? सही है, स्टेटमेंट पहले सही हो गई, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ विंड पैटर्न इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर आर गवर्न्ड बाय कोरियोलिस फोर्स। क्या ये जो चेंजेस हुए हैं, क्या ये कोरियोलिस बल की वजह से हुए हैं?
हाँ हुए हैं, ये भी क्लियर है। सो क्या असर्शन और रीजनिंग सच है? अब अगर ये सच है, ये दोनों स्टेटमेंट तो सच है, अब इसे क्या ये इसका रीज़न है ये आपको जानना है, तो आप कैसे याद करोगे? विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ विंड। अभी बीच में बिकॉज लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रीज़न है, ये इसका प्रमाण दे रहा है। तो क्यों वाली चीज़ है ना, तो क्योंकि द डायरेक्शन द विंड पैटर्न्स इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर गवर्नड बाय कोरियोलिस फोर्स। तो ये सही है आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। आंसर ए होगा इसका, ठीक है। सिमिलर वे में नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। सो ये बेसिकली हम एनवायरमेंट वाले पार्ट में करेंगे, इजीली मैंने आपको बता चुका हूँ बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर्स इन थ्रू ईयर। ये सब क्या है? ये सब हम कवर करेंगे वापस से एनवायरमेंट वाले पार्ट में ही, बायोम्स के साथ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एसोसिएटेड विद लैटिट्यूड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉइस्चर कितना होल्ड करेगा, यानी कि नमी कितनी होगी, ठीक है। किसी भी एनवायरनमेंट में हमारे नमी कितनी होगी, ये किस बात पर निर्भर करेगा? ये बात पर निर्भर करेगा उसके लैटिट्यूड पर, ठीक है। शायद अक्षांतर बोलते हैं ना मेरे ख्याल से लैटिट्यूड्स को, ठीक है। जैसे ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये है 60 डिग्री मान लो, ये है 60 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर कितनी नमी होगी इन तीनों में, ये किस बात पर निर्भर करेगी? लैटिट्यूड्स पर, हाँ के ना? देखो 0 डिग्री पर क्या होती है? नमी ज़्यादा होती है, हाँ नहीं होती है? गर्मी ज़्यादा होती है, हाँ होती है, तो नमी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो पहला सही है कथन। अगला क्या? द एबिलिटी टू कीप द मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलीज टू टेम्परेचर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई जो नमी है, किसी भी हमारी हवा में नमी होगी वो तापमान पर रिलेटेड होती है, ताप पर यानी गर्मी पर रिलेटेड होती है। तो हाँ सही बात है, तापमान जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया होगा, उतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सो हमने देखा था ना, एक सेकेंड, आपने ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वाला क्वेश्चन देखा था, ठीक है। हमने ये कंसेप्ट देखा था ना ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वाला, और उसमें टेम्परेचर का भी रिलेशन मैंने अच्छे से करवाया था। सो आप ये समझ गए होगे ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। सो ये सब है आंसर। इसका होगा बोथ यार ट्रू एंड इसका आंसर होगा ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे ना थोड़ा सही लगा जब मैंने पहले यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। सो थंडर जो लिखा हुआ है, थंडर ये क्या है बेसिकली? आप देखोगे समझोगे तो थंडर इज नॉट रिलेटेड टू ये जो बिजली होती है ना, लाइट, उस लाइटनिंग की बात नहीं हो रही, ये उसकी आवाज़ की, ध्वनि की बात हो रही है, आवाज़, ठीक, आवाज़ की बात हो रही है। सो ये आपको समझना है। थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्या वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई, उससे अब 2 क्लाउड हैं, बादल आए, ये दोनों आपस में मिल गए, क्या इससे रिलेटेड होगा क्या थंडर? नहीं होगा। लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड, क्या इसमें जो बिजली कड़की, बिजली जो है उसकी वजह से होगा? ये नहीं होगा। वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट इन द एयर एंड वाटर पार्टिकल, सो हवा ऊपर जा रही है, पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ होगा? तो नहीं होगा। है क्या सीन ये? सो ये बेसिकली जो सीन होता है बेसिकली क्या है, जब लाइटनिंग होती है, जब लाइट हुई, लाइट बेसिकली क्यों हुई? क्योंकि चार्ज पार्टिकल की वजह से हुई। डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्लस हो गया है ना, माइनस हो गया, तो ये आपने पढ़े होंगे, इनकी वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। जब ये शॉक प्रोड्यूस होगा उससे क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, गर्मी प्रोड्यूस होगी। इस गर्मी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर गर्मी को एब्जॉर्व करने के लिए कुछ नहीं था, तो उससे क्या होगा? शॉक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ध्यान रखना, शॉक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, एंड इस शॉक वेव्स की वजह से आप देखोगे कि साउंड वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। ये क्या हो रहा है? हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी को उसने कन्वर्ट किया शॉक वेव्स में, ताकि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो। ये इन्वायरमेंट खुद ही कर रहा है अपने, उसको कन्वर्ट किया साउंड एनर्जी में। सो साउंड एनर्जी, अगर मान लो ये साउंड एनर्जी कन्वर्ट नहीं होता तो ऊपर का जो टेम्परेचर था वो शायद 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता, विच इज़ लिटरली कि आप ख़त्म हो फिर, ठीक है। मतलब आप समझ लो कि आपके सर से 8-10 किलोमीटर ऊपर आपने
एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया है, ऐसा मान लो, ठीक है। सो इन्वायरमेंट भी अपना अपना काम करता रहता है यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया था 40 डिग्री साउथ और ये सब क्या होता है, सब डिफरेंट डिफरेंट वेस्टर्लीज हैं। ये कहाँ पर बेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा बेसिकली जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्या है, इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लैंड मास बहुत कम है। लैंड क्या है, बहुत कम है। ये हमने कल पढ़ा था, कल डिस्कस किया था इस बारे में। अब सदर्न हेमिस्फीयर इज लेस लैंड मास, ये तो सही है भाई। नॉर्थ वाले में क्या है, लैंड मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप देखोगे कि ठीक है, ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ऊपर देखोगे पूरा रशिया वाला पार्ट है, ठीक है। और ये रहा अपना इंडिया, प्यारा भारत महान, ठीक है। ये रहा अफ्रीका, ये देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा, इसके नीचे ही होगा, ये रहा लगभग, थोड़ा ऐसा मान लो अब, ठीक है। ये अंटार्कटिका, इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसमें यहाँ पर लैंड मास बहुत कम है, ऊपर देखो कितना सारा है ना। सो ये तो बहुत क्लियर है, जब लैंड मास ज़्यादा होगा तो विंड की स्पीड थोड़ी कम होती है ना, पेड़ वेड़ भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गई। सेकंड क्या है, कोरियोलिस फोर्स इज हायर देन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये तो बहुत बहुत इलॉजिकल बात है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि धक्का लगा रहा है कोई, है ना, ऐसा कुछ तो है नहीं। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली क्या है कि अर्थ का कुछ मूवमेंट हो रहा है, उस अर्थ के मूवमेंट की वजह से आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, है ना। सो यही है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, सिंपल। सो ये ऑप्शन आप काट सकते हो। एंड हाँ, कोरियोलिस फोर्स जो होती है पोल्स पर 90 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होती है, 0 डिग्री पर होती ही नहीं है, ठीक है। सो ये काट सकते हो, आपका आंसर ओनली इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द आइसोथर्म। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया हल्का हल्का, तो ये भी हम कवर करेंगे, बाद में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थिकनेस की बात हो रही है। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। ये मैंने कल कवर करवाया था अच्छे से। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। सो हीट की वजह से होता है, हमने कल देखा था इजीली, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। नाउ एक सेकंड, करेक्ट वाला इतना, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट ठीक है, ये तो गलत हो गया, हाँ ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगेन वेस्टर्न यूरोप और ये सब क्लाइमेट की बात हो रही है, ये हम कवर करेंगे बाद में इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में। सो दैट्स इट, इतना ही थे हमारे पास क्वेश्चंस आज के लिए। आज शाम को 8:30 से 8:50 लाइव क्विज होगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी हमारे उसमें सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाके ज्वाइन करो। रोज़ आपको क्विज मिलेंगे, इन क्विज को दो, सॉल्व करो। क्विज का जो पैटर्न मैंने रखा है, वो क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मजाक सेट के बहुत अच्छी है। रीज़न इज़ कि UPPCS इज़ चेंजिंग इट्स डायनामिक्स। जो पहले कहीं ना कहीं जो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन पूछता था, अब थोड़े डायनेमिक, थोड़े रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। उसको डिमांड में रखते हुए उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी होंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। आप जाके देखो, अच्छा लगे तो बताना मुझे। थैंक यू एंड जय हिंद।